प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पहली बार गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे और यहां के बख्शी स्टेडियम से उन्होंने सीधे सीधे विरोधियों को, विपक्षी दलों के नेताओं को निशाने पर लिया और कहा कि 370 से किसी का फायदा हुआ तो वो राजनीतिक दल, उनके नेताओं को हुआ, जनता को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर अब खुलकर सांसें ले रहा है और एक बड़ा दावा बीजेपी भी कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो एक सफल आयोजन रहा और यहाँ पर बड़ी तादाद में पीएम की रैली को लेकर लोगों ने उत्साह दिखाया है। वहाँ पर भारी भीड़ जो है रैली में पीएम मोदी को सुनने पहुंची और पीएम मोदी के विकास अभियान में अपनी ऊर्जा दिखाने के लिए वहाँ पर पहुंची है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं का भी ऐलान किया है और पर्यटन को लेकर भी दावे किए हैं। कहा है कि पहले के मुकाबले पिछले कुछ सालों में घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, आतंकी घटनाओं में कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी आई है, शांति स्थापित हुई है, सुरक्षा में इजाफा हुआ है। ये तमाम वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से किए हैं। हालांकि कुछ सवाल अभी भी हैं और ये सवाल किया है पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों है कि सरकारी कर्मचारियों को सुबह 5 बजे ही बिल्कुल कम तापमान के बावजूद प्रधानमंत्री की रैली में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लामबंद, वो भी जबरन लामबंद कराया गया है। क्या ज़रूरत थी कर्मचारियों को इस तरह से मजबूर किए जाने की? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं है? और मकसद प्रधानमंत्री का क्या है? ये भी महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि असल में जम्मू कश्मीर में तो उनकी इस रैली का कुछ खास फर्क नहीं होने वाला है, लेकिन इसका इस्तेमाल बीजेपी अपने दूसरे राज्यों में बीजेपी के गढ़ को और मजबूत करने के लिए करना चाहती है। आइए शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे श्रीनगर और इसके बाद से ही कयासों और आकलनों का दौर शुरू हो गया है कि क्या जम्मू कश्मीर वाकई में अब खुलकर सांसें ले रहा है और एक ये नया कश्मीर है जहां पर शांति भी बहुत ज़्यादा विस्तार इसका हुआ है और विकास भी जो है वो अब और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विकास परियोजनाओं का भी ऐलान किया गया है और साथ ही साथ कुछ लगभग 1000 युवकों को जो है भर्ती पत्र जो है सौंपा गया प्रधानमंत्री की रैली के दौरान। कुछ सवाल हैं लेकिन स्ट्रेट टॉक के जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने रखे जाए और ये सवाल क्या है? ये सवाल है कि 370 के हटने के बाद पीएम मोदी की ये पहली श्रीनगर यात्रा, इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए, वो भी तब जब लोकसभा के चुनाव अब कुछ हफ्तों में ही इनका ऐलान होने वाला है। क्या पीएम की श्रीनगर यात्रा से बीजेपी और घाटी के बीच, जम्मू की बात नहीं करना चाहते, अभी घाटी के बीच जो रिश्ता है क्या ये बेहतर बन पाएगा? कहीं ना कहीं एक स्ट्रेन रिलेशनशिप बीजेपी और वैली के बीच में पिछले इतिहास को देखा जाए तो हमने देखा है। पर्यटन पर जो दावा किया जा रहा है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करें और ये वही दावा है जो बीजेपी भी बार बार ये दावा कर रही है कि पर्यटन को बढ़ावा मिला है क्योंकि पत्थरबाजी कम हुई, आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, इसीलिए पर्यटन भी अब रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वेड इन इंडिया का एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। वेड इन इंडिया यानी कि आप विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग ना करके आप भारत आइए, खास करके जम्मू कश्मीर आइए और यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी का इसको एक बढ़ावा मिलेगा। और एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरआई से, यानी कि जो विदेशों में रहने वाला भारतीय समुदाय है, उससे भी अपील की है कि आप एटलीस्ट 5 ऐसे नॉन इंडियन दोस्तों को भारत लेकर आइए, उन्हें यहाँ जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए प्रोत्साहित कीजिए और इस अभियान में भारत सरकार का साथ दीजिए। युवाओं को खेल की सुविधाओं का भी उन्होंने दावा किया है। तो ये तमाम दावे और वादे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से वहाँ पर लोगों को सामने उनकी बातें रखी हैं और इन बातों का आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर जम्मू कश्मीर में भी क्योंकि अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है,
जब स्टेटहुड की मांग क्योंकि हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ पर आपको जल्द जो है चुनाव कराए जाने चाहिए, तो ये विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर भी पीएम मोदी की इस रैली का क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं। हमारे साथ विवेक देश पांडे भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और वरिष्ठ वकील और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट अजय जग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जग्गा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जग्गा सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे पहली जिज्ञासा तो ये है कि इतना वक्त क्यों लग गया? क्या प्रधानमंत्री आश्वस्त नहीं थे कि 370 हटने के बाद हो सकता है कि उन्हें किसी तरह की असहजता का सामना करना पड़े, लेकिन लोकसभा चुनावों का दौर है और ऐसे में जम्मू कश्मीर और खास करके श्रीनगर में रैली करना बहुत ही अहम हो जाता है। अजय जग्गा सर। प्रधानमंत्री आए अब जब चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जो 370 अनुच्छेद था वो 2019 में उसको समाप्त कर दिया गया था, या जो कोई स्वायत्तता थी श्रीनगर को वो उनसे ले ली गई थी जी। अब 20 में कोविड आ गया, 20, 21, 22 में कोविड निकल गया। 22 के बाद प्रधानमंत्री लगातार दौरे करते रहे। अब प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, क्यों लेट आए, इसका सीधा सीधा जवाब तो पीएमओ दे सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर असहजता का सवाल था तो ये समय अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी वो आए, क्योंकि चुनाव के पास अगर आप आते हैं तो जैसे आप कयास लगा रहे हैं, लोगों का भी मन यही कहता है कि चुनाव आया तो ये आ गई जी। तो अगर असहजता थी या है तो वो अब थी। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई असहजता थी या जो भी उनका कोई शेड्यूल रहा होगा या कुछ स्टेबिलिटी 370 के बाद आ जाए उसके बाद जाएंगे क्या। आई डोंट हैव एनी रीजंस to tell why he has opted to come before, just before the elections. But I can't say that it is just because of some elections he has come. Why he has not come in the past is something not known to me. I cannot comment upon it as to why he has not come in this long period. पर कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर जरूर देखा जाएगा कि लोकसभा के चुनाव हैं और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ पर किस तरह से वोट को जो है आकर्षित किया जाए। आफ्टर ऑल चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे ऑपोजिशन है, ये लोग राजनीति में हैं और ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीति के अंदर काम करते हैं। इनको कोई डिनायल नहीं होगा। दे आर वर्किंग फॉर द इलेक्शंस और चुनाव से पहले जो जो जगह रह गई वहां जा रहे हैं। राजनीतिक लाभ तो है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। और अक्सर राजनीतिक पार्टियां इस तरह के लाभ लेने के लिए अपने कार्यक्रम करती हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जी, बट इट इज राइट, इज इट राइट कि जो एम्प्लॉयज है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया, महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया कि ऐसे सरकारी कर्मचारी को बाध्य क्यों किया जा रहा है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उपस्थित होना ही होगा। और सुबह से ही 5 बजे से ही इतने शून्य तापमान में भी बसों में भरकर, गाड़ियों में भरकर वहां पर पहुंचाया गया। क्या इज इट राइट? देखिए, unless I see an order which says के आपके लिए this is mandatory to go and attend PM's rally, I have not seen that order. अब I have heard the debates throughout the day after the visit of Prime Minister. People are raising this issue that the government officials has been asked to come and go. Now, whether this is correct or not, I am not a witness to any document, nor I have seen any such kind of a document moving on the वो कोई सोशल मीडिया पर, ऐसा कुछ नहीं है। और विपक्ष जो है उसके लिए किसी तरह का एलिगेशन लगाना बिल्कुल वाजिब है। मैं समझता हूं अगर जो लोग विपक्ष में हैं उनके लिए 10 रूट जो उन्होंने अडॉप्ट किए बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो लोग सभी बिकॉज ऑफ ए डिक्टेट और देश की वजह से आए थे या नहीं आए थे? इसके ऊपर 100% करेक्टनेस या अथॉरिटी के साथ मेरा कहना नहीं है, बिकॉज मैंने कोई ना ऐसा डॉक्यूमेंट सुना है। हाँ, विपक्ष किए ऐसे बयान मैंने दोपहर से लेकर शाम तक सुने। जी,
पॉलिटिक्स को अगर समझने की कोशिश की जाए, वैली की पॉलिटिक्स को अगर समझने की कोशिश की जाए, 2019 के चुनाव में पुलवामा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग जानकार इस बात का जिक्र करते हुए मिल जाते हैं। श्रीनगर से भी कहीं ना कहीं जो आरोप महबूबा मुफ्ती ने लगाया कि इस धरती से बीजेपी दूसरे राज्यों में जो अपना गढ़ है वहां और अपने आप को मजबूत करना, खुद को दिखाना चाहती है, इसीलिए ये रैली हुई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव अब करीब आ चुके हैं, अगर आना ही होता तो 370 हटने के बाद इतना लंबा इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? जी नेहा जी, ये इतने दिनों के बाद क्यों आए कश्मीर, ये सवाल बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। मुझे लगता है सिक्योरिटी का भी एक बहुत स्ट्रांग कारण हुआ होगा उसके पीछे। लेकिन ये बात तय है कि इलेक्शन से पहले वो आए हैं तो इसका संबंध इलेक्शन से होगा। मतलब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक 370 का सवाल है, 370 का उपयोग 2024 के जनरल इलेक्शन में करने का सवाल है। बीजेपी बिल्कुल धड़ल्ले से इसका उपयोग करेगी, क्योंकि ये एक उनका इलेक्शन प्लान पहले से ही रहा है। मतलब उनके मैनिफेस्टो का पार्ट रहा है। उनका जो भी देश के लिए विजन है, उस विजन के जो कुछ प्रमुख उस विजन की जो प्रमुख बातें रही है, उसमें धारा 370 को निकालना, ये एक प्रमुख, जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, काउ स्लॉटर बैन है, ये सारी जो बातें हैं ये उनके, और आखिरकार वो हिंदू राष्ट्र वगैरह हमको सबको पता है। तो ये उनके मैनिफेस्टो का, उनके एक राष्ट्रीय चरित्र का भी एक पार्ट है। तो जहां तक 370 का सवाल है, वो बिल्कुल उसका उपयोग करेंगे अपने इलेक्शन कैंपेन में। लेकिन उन्हें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा जनता को 370 हटाने के बाद एग्जैक्टली किस तरह का फायदा हुआ है। वो कहते बहुत है, वो कहते हैं कि टूरिज्म बढ़ा है और वहां पर टेररिज्म की एक्टिविटी कम हुई है। हालांकि फिगर्स ये जो बताते हैं, जो जिस तरह से इनकाउंटर्स बढ़े हैं, इनकाउंटर्स की संख्या बढ़ी है, उससे ज्यादा चिंताजनक बात है कि टारगेटेड किलिंग्स जो है वो बढ़े। और टारगेटेड किलिंग्स में लगभग सभी जो उसके विक्टिम्स हैं वो हिंदू है। और तीसरा एक अहम सवाल है, वो है पंडित, जो कश्मीरी पंडित है, उनका रिहेबिलिटेशन का सवाल है। बीजेपी की ये डिमांड रही है, जब वो सत्ता में नहीं थे तब से, काफी दशकों से बीजेपी की डिमांड रही है कि कश्मीरी पंडितों प्रताड़ित किया गया वहां के मुस्लिम शासकों, वहां के मुस्लिम लोगों के द्वारा, और उनको कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर भागना पड़ा। तो इसके एवज में बीजेपी हमेशा ये मांग करती थी कि उनका वहां पर पुनर्स्थापना होनी चाहिए, वहां पर रिहेबिलिटेशन उनका होना चाहिए। ये डिमांड खुद बीजेपी कई दशकों से करती आती है। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई है, इसका कोई भी इसके लिए कोई ठोस कदम बीजेपी ने नहीं उठाया। मतलब धारा 370 हटाने के बाद भी आज भी किसी भी तरह से कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन कश्मीर में नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कोई पहल भी नहीं हो रही है। आपने देखा है कई बार ये जो इनके कैंप्स है जहां पर उनको उठाया गया है, काफी 2-3 दशकों से यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, इधर उधर, वहां पर एजिटेशन हुए कश्मीरी पंडितों के, कि उनके लिए किसी भी सरकार ने कुछ भी किया। इवन मोदी सरकार के आने के बाद भी इनके एजिटेशन हुए हैं। हमने कई बार इनके स्टेटमेंट भी टीवी पर इनके जो लीडर्स है कि किस तरह से इनको प्रॉमिस किया गया बीजेपी सरकार द्वारा, लेकिन असल में कुछ हो नहीं रहा। जहां तक टारगेटेड किलिंग्स का सवाल है, बाहर से गए माइग्रेंट लेबरर और वहां के लोकल, मुझे याद है कोई एक बहुत बड़े होटल ओनर वहां पर बहुत थे हिंदू, तो मतलब कुछ गिने चुने जो कश्मीरी पंडित थे जो कश्मीर छोड़कर नहीं गए में से एक थे, उनकी भी हत्या हुई थी। तो टारगेटेड किलिंग्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, सड़क पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, क्या आपने इस तरह से एक सिक्योरिटी का जाल बिछाया कि वो नहीं हो रहा है, वो आपने रोक के रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर से कोई मामला सुलझ नहीं रहा है। तो आपने उसको रोक रखा है, सही किया। लेकिन 370 हटने से क्या कश्मीर को न्याय मिला है? देखिए 370 का ऐसा है, 370 को पहले ही डिफाइन कर दिया गया था।
अंग्रेजी में डिफाइंग कहना कहते हैं, मतलब सांप के बीच वाले जो दांत होते हैं वो निकाल देते हैं। तो 370 सिर्फ नाम मात्र था कश्मीर, जिसको लीगली हम कह सकते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वो निकाल तो नहीं दिया, लेकिन उसको उस असर की तरह से निकाल लिया था। और ये आरोप जो कांग्रेस को लगता रहा कि वो वहां के मुसलमानों का अनुदय करता है, अपीजमेंट ऐसा होता, तो जो कश्मीर में जो 20-25 साल तक हमने देखा है कि सत्ता का वातावरण वहां पर जो विजिलेंस हुआ है, यूनाइटेड नेशंस में इस मामले की चर्चा हमेशा होती रही फिर इसके दबाव। अगर कांग्रेस ने वहां के मुसलमानों का अनुनय किया था, क्या इस तरह की बातें समय हमारे सुनने आती? तो ऐसा ये एक बीजेपी का हमेशा एक टैक्टिक है, वो कांग्रेस को एक मुस्लिम पार्टी बताने की कोशिश करती है। असल में तो ये हुआ है कि वहां के मुसलमान की अपने साथ अन्याय हुआ है, के साथ अन्याय इस तरह का कंपनी करते रहे और उसके लिए वायलेंस वहां पर चलता रहा। तो कांग्रेस ने अनुनय किया है, इस बात नहीं, ये कहा जा सकता है भले कि कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, कांग्रेस के बारे में पूरे देश में ही इस तरह का मुसलमानों का रहा है, सच्चे का रिपोर्ट हमने देखा वो है। तो कह देना कि वहां के मुसलमानों को बहुत ज्यादा कुछ दे दिया गया था और अब वो जो डिस्प्रोपोर्शनेटली दिया गया था उसने क्या किया, धारा 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल कर, इसमें सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक चार्ज के लिए बीजेपी इस्तेमाल करती है, जिसका इस्तेमाल वो इस प्रकार में भी इलेक्शन में भी करेगी। और ये होगा कि क्या इस इलेक्शन में उस कुछ राजनीतिक फायदा या नहीं। अभी वहां की स्थिति काफी फ्लूइड है, वहां पर जो डिक्लेरेशन की पार्टियां हैं अस्पताल में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों अपने कैंडिडेट करने का ऐलान किया है और पीडीपी के साथ में कोई बात चल रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत फ्लूइड है वहां पर आज। और इलेक्शन में क्या नतीजे आएंगे ये आज बताना मुश्किल है। बीजेपी का जो पूरा प्लान है वो जो उसने किया है, जिसका वहां के मुसलमानों को कोई फायदा नहीं, वहां के हिंदुओं को भी कोई फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ नाम के लिए 70 की बात करते हैं। इससे कश्मीर में जमीन पर जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा बदली है। इस तरह की स्थिति नहीं, से कम कश्मीर का है जो बीजेपी का मेन एजेंडा है उसमें पूरी तरह से विफल रही। तो किस तरह से बीजेपी मुद्दे को है ये देखूंगा। बीजेपी यहाँ पर किस तरह से विकास की गाड़ी बढ़ा रही है और शांति और सुरक्षा पर जो उसका दावा है या फिर 370 पर जो दावा है, क्योंकि विवेक सर ने कहा वो पहले से ही निष्क्रिय स्थिति में पहुंच गया था। तो ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा है ये बीजेपी का दिखावा और सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है, ताकि मतदाताओं को भ्रमित करके वोट्स जो है बटोरे जा सके। अजय जग्गा सर, पहली बात तो हमने बहुत बार इस बात पर चर्चा की है कि 370 तो ऑलरेडी निष्क्रिय था, ऐसी सिचुएशन में था, इतने अमेंडमेंट्स आ गए थे, तो एक तो सिंबॉलिक था और उसको बीजेपी ने इस तरह से अपने फायदे में करने की कोशिश की। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, स्टेटहुड का जो मसला है इसका एक रोष देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ वैली में बल्कि जम्मू में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतना वक्त लेकर गए पहुँचे श्रीनगर में, एक बार भी जनता की नब्ज की स्टेटहुड क्यों जो है इसे डिमोट कर दिया गया, बल्कि किसी स्टेट को ऑटोनॉमी जो दी गई है, जो संघीय ढांचा है भारत का, अगर वाकई में मुख्य धारा में जोड़ना था तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया? जगह सर अनम्यूट कर लें। ये जो आपने जो प्रश्न किया वो दो हिस्सों में है। नंबर 1 जो स्टेटहुड का मसला है, और नंबर 2 what is the impact of removal of 370, which was according to certain people was already a dead issue. Right. तो जैसे जब हम राज्य की बात करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं, तो आज या इससे पहले भी हम सब लोग इस बात से पूरी तरह सहमत थे और सहमत हैं कि कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इशू था और है, और इसको बड़ी संजीदगी के साथ डील करने की जरूरत थी, है और रहेगी।
बॉर्डर एरिया है, डिस्टर्बेंसेस, एक्सेशन डॉक्यूमेंट, यूएनओ का दखल, चाइना का इंटरवेंशन। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर रखते जो एक स्टेटहुड के कंपैरेटिवली जो यूनियन टेरिटरी है, इसको बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चंडीगढ़ में हूं, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और मेरे अगल बगल पंजाब और हरियाणा लगते हैं। तो मुझे यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1966 में और मैं अब एज ए यूनियन टेरिटरी काम कर रहा हूं। तो चंडीगढ़ के लोग दे आर मोस्ट हैप्पी पीपल पंजाब और हरियाणा की बजाय, और उनसे अगर कभी स्टेटहुड की बात हो तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कुछ सर्टेन प्रोटेक्शंस हैं जो एज ए यूनियन टेरिटरी मिलती है, स्पेशली विद रिगार्ड टू दी डिफेंस फोर्सेस, स्पेशली विद रिगार्ड टू दी फंडिंग। बजट प्रॉब्लम नहीं है, वरना स्टेट के अंदर बजटरी इश्यूज रहते हैं। चंडीगढ़ में बीइंग ए यूनियन टेरिटरी हालत ये रही कि सन 1995 में मैंने एक PIL फाइल करा। किस चीज के लिए, आपको हैरानी होगी ये बोलकर कि चंडीगढ़ में हाईकोर्ट निर्देश दे प्रशासन को कि ये अपना बजट खत्म करे, बिकॉज न्यूज आई कि यूटी हैज फेल्ड बैडली टू यूटिलाइज इट्स बजट, और ये बजट अपना खर्च नहीं कर रहे। प्लानिंग कमीशन नेक्स्ट टाइम इनका बजट उड़ा देगा। तो यू इमेजिन कि इतना पैसा फंडिंग है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्सेस, जहां मुझे किसी ने बताया कि हरियाणा के अंदर एक जिले के अंदर 1100 पुलिस वाले काम करते हैं, चंडीगढ़ के अंदर तकरीबन 4700 पुलिसमैन है। तो कहने का मतलब यूनियन टेरिटरी एक प्लस फैक्टर है, कीपिंग इन व्यू कि जो बॉर्डर पार से या कुछ डिस्टर्बेंसेस चली आ रही है इनके ऊपर लागू करने के लिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, गलत हो सकता है, बट दिस इज माय ओपिनियन दैट स्टेटहुड की तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड आई थिंक स्टेटहुड विल कम। बट एज फार एज अभी की पोजीशन ये है कि डेंजरस सिचुएशन में इट वाज नेसेसरी कि जो फोर्सेस थी, जो फंडिंग थी, वो सेंटर से आती ताकि किसी जगह किसी किस्म के लैप्सेस ना होते। नंबर 1। नंबर 2, विद रिगार्ड टू द इम्पैक्ट ऑफ जो आप कह रहे हैं कि वो निष्क्रिय हो चुकी थी धारा 370, तो उसको खत्म कर दिया, ये खाली एक ड्रामा था जो सत्ता पक्ष ने करा। जी। मैं समझता हूँ ऐसे है, एक हिंदी में हम बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो चीजें हमारे सामने है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉ में इनडायरेक्ट टैक्सेस को डील करता हूँ, पर हर महीने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डेटा देता है GST कलेक्शंस का। जब मैं कश्मीर का डेटा देखता हूँ और वो जब डेटा आता है तो वो आपको देंगे जी 22 में कितना इनका रेवेन्यू था, जनवरी में, 23 जनवरी में, 24 जनवरी में, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो देते हैं। अभी जो GST का कलेक्शन आया है जम्मू एंड कश्मीर एरिया का, वो सारा तकरीबन 530-532 करोड़ है फरवरी का, और यही आंकड़ा जो फरवरी 2023 थी उसके अंदर ये तकरीबन 433-434 करोड़ का था। मतलब 20% से ज्यादा GST का कलेक्शन बढ़ा है। GST का कलेक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि गुड्स की सेल भी है और सर्विसेज की भी है, क्योंकि इसके अंदर जब से GST आया है तो ये दोनों सेगमेंट इकट्ठी हो गई है। तो अगर आपका GST वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है तो वो अगर वहां पर व्यापार है, सेवाएं हैं, उनका पैसा आता है, ये तभी आ सकता है बिकॉज इसके अंदर फिक्टिशियस डाटा डालना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, बिकॉज ये डायरेक्टली टैक्स के साथ कनेक्टेड है। इसको इन्फ्लेट नहीं कर सकते बिकॉज उसका टैक्स इम्पैक्ट सीधा सीधा आएगा। तो 370 जाने के बाद व्यापार बढ़ा है, सेवाएं बढ़ी है वहां पर, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 370 के बाद वहां पर कुछ भी बड़ा नहीं है। और किसी व्यक्ति ने कश्मीर या जम्मू से आज तक इस चीज को काउंटर ही नहीं किया कि ये जो डेटा आ रहा है GST का, इट इज ए फॉल्स या फेक डेटा है। नो एज सच, बिकॉज ये तो एज पर पोर्टल है और मैनुअल इंटरवेंशंस में है ही नहीं जी। सिमिलरली जो टूरिज्म जिसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने आज भी जिक्र करा, वो कहता है कि 2021 में हम कोई 1 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट आए, 2022 में फिर
1 करोड़ 1.80 आई थिंक 83-84 करोड़ टूरिस्ट आए। ये डेटा एवरी डे गवर्नमेंट रिलीज करती है और इसको कोई भी व्यक्ति चाहे वो थ्रू आरटीआई या थ्रू किसी के काउंटर कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी तक आया कि ये फेक डेटा आ रहा है। टूरिस्ट की संख्या पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बार बार ये सवाल उठाती है कि इसे एक झूठ परोसा जा रहा है कि यहाँ पर पर्यटक जो है अब रिकॉर्ड संख्या में आ रहे हैं, जबकि जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी तब भी इसी संख्या में टूरिस्ट आते थे, लेकिन तब अमरनाथ यात्रियों और वैष्णो माता के जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को एक जगह नहीं पर्यटक के रूप में नहीं दिखाया जाता था। जी नेहा जी, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन कश्मीर में हमने देखा है हमारी पुरानी जो फिल्में हैं उन पुरानी फिल्मों में इतने दफा वहां पर शूटिंग होती थी। कई हमारे पुराने फिल्मों के जो गाने हैं, जो बहुत फेमस गाने हैं, पॉपुलर गाने हैं, वो वहां पर फिल्माए गए हैं। तो कश्मीर में किसी जमाने में इतना टूरिज्म था, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का टूरिज्म हुआ है। एक अस्थिरता का समय कश्मीर में बीच में रहा है, उस समय टूरिज्म कम हुआ था, लेकिन ये दावा करना कि भाई इस तरह का टूरिज्म कभी था ही नहीं कश्मीर में, ये झूठ है। इसके पूरे पूरे सारे गवाह जो है हमारे पुरानी फिल्मों में हमें दिखते हैं। और मैं खुद कश्मीर गया था 2008 में, मुझे याद है उस समय भी बहुत वहां पर टूरिस्ट थे। तो ये हो सकता है कि जब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो तो उस समय थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ सकता है। अगर ये वैष्णो देवी वाला टूरिस्ट फिगर इसमें मिलाकर बताया जा रहा है तो वो एक फर्जीवाड़ा हो सकता है, मुझे पता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन मेरे साथी पैनलिस्ट ने मुझसे पूर्व जो बात की उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये यूनियन टेरिटरी वाली जो बात है, ये इन्होंने ऐसा कहा कि यूनियन टेरिटरी जो है उससे बहुत फायदे होते हैं। ये फायदे और नुकसान की बात नहीं है, ये डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस की बात है। मैं अगर स्टेट हूं तो मैं यूनियन टेरिटरी नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं स्टेट होता हूं तो अपने निर्णय में खुद लेता हूं, अपना भविष्य मेरे अपने हाथ में होता है। लेकिन जब मैं यूनियन टेरिटरी होता हूं तो मेरा भविष्य किसी और के हाथ में होता है, मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। तो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन की बात है। मैं विदर्भ प्रांत से आता हूं महाराष्ट्र में, और विदर्भ एक स्टेटहुड एजिटेशन के लिए विदर्भ की बात हमेशा ही रही है। खबरों में विदर्भ रहा है कि विदर्भ एक अलग राज्य बनना चाहता है। लेकिन बात क्या कि उसके बहाना क्या बताया जाता है कि नहीं आप तो वायबल स्टेट नहीं बनेंगे। तो ये किसी का सरदर्द नहीं हो सकता। मैं वायबल स्टेट हूं या नहीं हूं, इससे आपको क्या लेना देना। ये तो यही बात हुई कि ब्रिटिशों ने अगर भारतीयों को कहा होता कि भाई आप राज नहीं कर पाएंगे, हम आपके राज्यकर्ता बने रहेंगे, तब जाकर आपका सब सुचारू रूप से चलेगा, आप बिल्कुल स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। इस तरह की बात अगर ब्रिटिशों ने कही होती और हमको स्वतंत्रता नहीं मिलती तो क्या वो एक्सेप्टेबल होता। आज तो कई मामलों में हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशों की सरकार तो बहुत अच्छी थी, कई मामलों में हमारी सरकार उनसे खराब थी। देखिए कौन अच्छी सरकार चला सकता है, कौन अच्छा फायदा दे सकता है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन का है। जम्मू कश्मीर के लोग अगर अपना भविष्य खुद बनाना चाहते हैं, आप भी नहीं होते उनको ये बताने वाले कि हम आपका भविष्य बनाएंगे, आप अपनी जगह बैठे रहिए, हमें जो करना है आपको चाहिए हम देंगे। लेकिन वो अगर खुद अपने आप को कुछ देना चाहते हैं, खुद अपनी बात करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते उनको कि नहीं आपको अधिकार नहीं है। अब लद्दाख में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्यों एजिटेशन चल रहा है, तो कहीं भी आपने लोगों की एस्पिरेशंस को किसी भी तरह से लोगों की एस्पिरेशंस रखी है और उनको बढ़ावा दिया है, ऐसा तो नहीं होता है। तभी तो जाकर इस तरह के एजिटेशन हो रहे हैं। इसका मतलब आपने धारा 370 हटाकर और कश्मीर के 3 पार्ट्स करके लोगों को खुश किया है, लोगों का समाधान हुआ है उससे, और लोगों की समस्याएं हल हुई है, ऐसा तो नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा कि सबसे अहम बात वहां पर टारगेट किलिंग्स की है कि हिंदुओं का जो टारगेटेड किलिंग शुरू हुआ वो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। और कश्मीर पंडित का रिहेबिलिटेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका मेन एजेंडा था, जिसके लिए आप दिन रात चीखते चिल्लाते थे, उसका क्या हुआ, वो आप कहाँ तक कर पाए हैं। उस यूनियन टेरिटरी बनाना, इससे क्या कश्मीरी पंडित का सवाल हल हुआ है। तो
ये क्या है कि बात को रिफ्लेक्ट कर देना, ये मोदी सरकार का हमेशा रवैया रहा है। जिस मुद्दे के लिए उन्होंने कश्मीर इशू इतना चुना है, उस मुद्दे को उन्होंने बाजू में रख दिया। वो मुद्दा है कश्मीरी पंडित के बारे में उनकी जवाब बनती है, लेकिन उस मुद्दे के बारे में आज भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल उनका दायित्व बनता है कि कश्मीरी पंडितों की भी बात करे। क्या उन्होंने इसके भाषण में किसी खम के साथ वो बात की है? नहीं की। इसका मतलब उस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ये स्पष्ट है। जी विवेक सर, जैसे आपने बात कही कि पहले बार बार जो प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कश्मीरी पंडितों की बात करते हुए नजर आते रहे हैं, लेकिन अब की बार श्रीनगर से कश्मीरी पंडितों की कोई बात नहीं हुई और स्टेटहुड की भी कोई बात नहीं हुई। तो क्या अब माने कि बीजेपी निकट भविष्य में तो कश्मीर को राज्य का दर्जा देने नहीं जा रही है, लेकिन लद्दाख पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स आई हैं कि कंसिडर किया जा रहा है कि लद्दाख को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। तो क्या हम माने कि फिलहाल जो है निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है? इस तरह की कोई चिन्ह तो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि लद्दाख के लिए वो 371 वाली बात चल रही है। धारा 371 के तहत जो भी विशेष अधिकार, विशेष प्रिविलेजेस कुछ दिए जा सकते हैं, वो उन्हें लद्दाख में दिए जाएंगे। इस तरह की कुछ पेशकश केंद्र सरकार ने की है, ये सुनने में आया है। लेकिन कश्मीर के साथ क्या होगा, जम्मू के साथ क्या हो गया? हमने देखा कि डिलिमिटेशन में भी कश्मीर वैली की ताकत, पॉलिटिकल पावर उनकी कम हो, इस तरह से डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर का किया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे कश्मीर को न्याय देने की बात तो है नहीं। अगर डिलिमिटेशन में आप उनकी पॉलिटिकल पावर कम कर रहे हैं, जिस तरह से साउथ इंडिया भी आपके खिलाफ अभी खड़ा हो गया है, जब डिलिमिटेशन होगा तो उनकी जो पार्लियामेंट में संख्या है वो कम होगी, तो उससे वो आघात है, उससे उनका नुकसान होने वाला है, उससे उनका बार्गेनिंग पावर कम होने वाला है। तो आप कहीं भी मतलब इसमें उन लोगों के लिए न्याय की बात तो आप कर ही नहीं रहे हैं। तो किस तरह का न्याय आप उनके साथ कर रहे हैं, ये सवाल है। न्याय जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और एक लाइन में अजय सर से समझना चाहूंगी कि जिस उद्देश्य के लिए बीजेपी ने 370 हटाया, सरकार ने, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने, भारत की केंद्र सरकार ने ये हटाया, उस उद्देश्य को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से पूर्ति नहीं हो पा रही है लद्दाख में, अगर हम विशेषाधिकार देने जा रहे हैं। जग्गा सर, मैं अपने जो दूसरे पैनलिस्ट हैं की बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना व्यू पॉइंट क्लियर नहीं कर पाया। मैंने स्टेटहुड के अगेंस्ट नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जिस तरह के हालात 370 हटने के बाद एक सेंसिटिविटी क्रिएट हुई थी, उस समय यह जरूरी था कि केंद्रीय फोर्सेस और केंद्रीय पैसा लगा रहता। ये बात बिल्कुल सही है कि लोग जो है वो उनकी जो पॉलिटिकल या जो उनकी ठीक है, लेकिन क्या ये 5 साल का वक्त लगना चाहिए था? उस समय ये संवेदनशीलता जो थी चरम पर थी, लेकिन ये 5 सालों का जितना लंबा वक्त खिंच गया, ये सही है या गलत? देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह से देश के अंदर हालात थे, चाहे पत्थरबाजी थी, चाहे पड़ोसी देशों का बीच में इंटरफेरेंस था, मैं नहीं कह सकता, आई डू नॉट हैव दी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हालात क्या थे। हो सकता है इस तरह के हालात हो कि अगर वहां पर स्टेट पुलिस काम करती तो हालात काबू में ना रहते। इसलिए आई गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट ये गवर्नमेंट को कि ये इन्होंने कहा कि, लेकिन जगह सर, गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी, पुलवामा को लेकर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगे, लेकिन गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी, वर्किंग ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि किस फैसले का क्या असर हो रहा है और कैसे जो है सरकार काम कर रही है? बहुत सारे सवाल बने हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी इज मच रिक्वायर्ड, इट शुड बी मेंटेन्ड। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। जगह सर आपका भी, विवेक सर आपका भी, आपने समय निकाला। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अपील है कि आपको कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात है तो आप रखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।